एवरीवन, मैं विष्णु। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग रहेगी तुम्हारी, जब हम एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर क्या है, बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है। जब कहें बलयुग्म कार्य करता है जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र में घूमकर उसकी दिशा में संरेखित होने का प्रयत्न करता है। यानी कि अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में उसकी दिशा से कुछ कोण बनाते हुए रख रहे हैं तो हुआ क्या, उस वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बलयुग्म कार्य करेगा जिसके कारण वह घूमकर या फिर संरेखित होकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही आने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, तो इस हेडिंग को जानेंगे हम वैद्युत क्षेत्र में रखी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, इससे पहले थोड़ा एक चीज और समझ लेते हैं, अगर ध्यान ना हो तो जैसे एक हेडिंग है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण जो कि यहाँ काम आएगी समझने के लिए। बल आघूर्ण क्या होता है, यदि किसी हम पिंड पर बल लगा रहे होते हैं और वह पिंड अपनी घूर्णन अक्ष के प्रत्यय घूम रहा होता है तो पिंड पर लगाए गए बल तथा उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी, यानी कि वो पॉइंट जहां से घूर्णन अक्ष की जहां हम बल लगा रहे हैं और बल लगाने वाले स्थान से घूर्णन अक्ष के बीच की दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं बल आघूर्ण। यानी कि बल आघूर्ण का जो सूत्र बनता है वो होता है बल गुणा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो ये सूत्र इस डेरिवेशन में काम आएगा, इसका हम प्रयोग करेंगे। बल आघूर्ण क्या कहता है, बल आघूर्ण होता है बल गुणा जो भी पिंड घूम रहा है उसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। अब इसके देखो प्रयोग में तुम्हें बताऊं, बल आघूर्ण के जो प्रयोग है तुमने देखा होगा, जैसे दरवाजे होते हैं वहां पर जो हत्थे होते हैं कब्जों से हमेशा क्या है दूर, यानी कि बाहर की तरफ लगाए जाते हैं। अगर सोचें उन हत्थों को अगर हम कब्जों के पास में लगाएंगे जहां से दरवाजे घूमते हैं उनके पास में लगाएंगे तो क्या होगा, वहां पर हमें क्या बल ज्यादा लगाना पड़ता है। वहीं जैसे हम कब्जों से दूरी बढ़ाते हैं हत्थों की तो वहां क्या है, हमें बल का प्रयोग कम करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी वस्तु को घुमाने के लिए एक निश्चित बल आघूर्ण की जरूरत होती है। और उसके लिए क्या होता है, अगर हम बल का मान कम कर रहे होते हैं, बल का मान क्या है कम कर रहे होते हैं तो घूर्णन अक्ष से दूरी का मान क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना होगा। या फिर क्या, जब हम दूरी बढ़ाते हैं तो बल का मान क्या कम हो जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें जब घूर्णन अक्ष से दूरी है ये कम होगी तो फिर क्या है, हमें बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। देख सकते हैं जैसे दरवाजों का अगर हम कब्जों के पास से धक्का लगाएंगे तो वहां क्या है, ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। सेम उसी की तरह हेडिंग में भी प्रयोग किया जाएगा ये। तो देखते हैं क्या रहेगी। फिर से वही तरीका, सबसे पहले मैं तुम्हें चित्र बताऊंगा, उसके हिसाब से हम पूरे डेरिवेशन को समझेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र है तुम्हारा, ये ई है। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। इसमें क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी क्षेत्र की दिशा से, क्षेत्र की दिशा क्या है, समांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित की गई है। और जो वैद्युत द्विध्रुव ए बी है वो क्या है, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव के ए सिरे पर मान लेते हैं माइनस क्यू कूलाम का आवेश है और जो बी सिरा है वहां क्या है, प्लस क्यू कूलाम का आवेश है। ठीक है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2L मीटर। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2L मीटर। अब देखो है क्या, हमने एक हेडिंग पढ़ी हुई थी पहले, वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेश पर लगने वाला बल। वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है, F बराबर QE। यानी कि अगर कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर क्या है, बल लगता है, F बराबर QE। ऐसे ही अब क्या है, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों के लिए देखते हैं। जैसे वैद्युत द्विध्रुव का आवेश है प्लस Q, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा है तो क्या है, इस पर एक बल कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा, बल कार्य करेगा। तो प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र ई के कारण एक बल लगेगा, F
बराबर क्यू ई क्या कार्य करेगा, F बराबर क्यू ई। इसकी दिशा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर ही होगी, ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद ऐसे ये क्या है, माइनस क्यू आवेश है, ये बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश है, और माइनस क्यू आवेश भी क्या एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इस पर भी क्या है, एक वैद्युत बल कार्य करेगा। इसकी दिशा क्या है, क्योंकि आवेश वही क्यू है, तो इस पर लगने वाला बल क्या रहेगा, F बराबर क्यू ई, F बराबर क्या रहेगा, क्यू ई। लेकिन अब इसकी जो दिशा है, अब जो बल F बराबर क्यू ई माइनस क्यू आवेश पर जो लग रहा है, उसकी दिशा क्या है, वैद्युत क्षेत्र E की विपरीत दिशा में, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो हम देख रहे हैं यहाँ जैसे ये मान लो वैद्युत द्विध्रुव है, इस पर एक इधर की तरफ मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश, ठीक है, इधर की तरफ। अब क्या है, इस पर एक तो बल इधर की तरफ लग रहा है और एक ऐसे इधर की तरफ लग रहा है, तो इस कारण हुआ क्या, हम देख रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव पर क्या है, F बराबर क्यू ई और ये F बराबर क्यू ई एक बल युग्म कार्य कर रहा है, बलों का जोड़ा कार्य कर रहा है। इस और ये जो दोनों बल हैं F दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, दोनों ही बल आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, एक दूसरे से कैसे हैं, समांतर हैं, और इनकी जो क्रिया रेखा है एक दूसरे की कैसी विपरीत है। ये इधर की तरफ देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, और ये वैद्युत जो माइनस क्यू आवेश पर जो बल है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। तो देखो यही समझे, जैसे मान लो एक बल इस पर इधर की तरफ लग रहा है और एक नीचे से लग रहा है, तो हुआ क्या, जैसे ये मार करे तो घूमने का प्रयत्न करेगा, ऐसे ही इन बलों के युग्म के कारण जो F बराबर क्यू ई और F बराबर क्यू ई है, उनके कारण क्या है, जो वैद्युत द्विध्रुव है घूमकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयत्न करेगा, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव है वो घूमकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयत्न करेगा। तो इस स्थिति में क्या है, वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा, बल युग्म दो बल हो रहे हैं उनका युग्म हो जाएगा, और इनके कारण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घूमने का प्रयत्न कर रहा है। तो क्या कार्य करेगा, वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा। तो बल युग्म का आघूर्ण, जैसे मैंने बल आघूर्ण के लिए सूत्र बताया था ही, बल आघूर्ण के लिए सूत्र क्या होता है, एक बल गुणा दोनों बलों के बीच जो दोनों बलों की क्रिया रेखा है उनके बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, ऐसे हो जाएगी। तो देखो देखते हैं, पहले जो मैंने ये लिखा हुआ है पूरा इस चित्र के बारे में फिर से मैं तुम्हें समझा देता हूं, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, वो क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में वैद्युत क्षेत्र की दिशा से क्या है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ठीक है। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के ए सिरे पर माइनस क्यू कूलाम का आवेश, ए सिरे पर क्या है, माइनस क्यू कूलाम का आवेश है, और बात करें बी सिरे पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश स्थित है, और बी सिरे पर क्या है, प्लस क्यू कूलाम का आवेश स्थित है, ठीक है। उसके बाद तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर है। तो यहां देख सकते हैं दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब वैद्युत क्षेत्र ई के कारण अभी समझाया था, वैद्युत क्षेत्र ई के कारण क्या है, प्लस क्यू आवेश पर एक बल लगता है, क्या है, F बराबर क्यू ई, प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र ई के कारण क्या एक बल लग रहा है, F बराबर क्यू ई, क्षेत्र की दिशा में है, कौन सी दिशा में, क्षेत्र की दिशा में ही है। तथा बात करें माइनस क्यू आवेश पर, तो क्या है, माइनस क्यू आवेश पर उतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो माइनस क्यू आवेश पर क्या है, F बराबर क्यू ई बल लग रहा है, लेकिन इसकी दिशा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है, विपरीत है, उल्टी दिशा में है, ठीक है। अब हम बात करें, चूंकि ये दोनों जो बल हैं, ये दोनों बल एक दूसरे कैसे हैं, बराबर, F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू दोनों ही बराबर हैं, और इनकी दिशा कैसी है, विपरीत है। ये देखें वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है और ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है, और दोनों ही कैसे हैं, समांतर है, एक दूसरे से कैसे लगे हुए हैं, समांतर है। तो क्या होगा, ये दोनों बल क्या है, एक बल युग्म का निर्माण करेंगे, दोनों किसका निर्माण कर रहे हैं, बल युग्म का निर्माण कर रहे हैं। अतः यह एक बल युग्म बनाते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। इन बलों के युग्म के कारण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयत्न करता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, क्या कहेंगे इसे हम, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, और इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अभी जो बल आघूर्ण बताया था उसे भी हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो देखो इसका मान क्या हो जाएगा, अतः प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, बात करें अतः बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर हो जाएगा, दोनों में से क्योंकि दोनों ही बल बराबर हैं, दोनों बल में से क्या हो जाएगा, एक बल गुणा दोनों
बलों के दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। यहां क्या है, जो दूरी लेंगे हम दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की, तो वो दूरी कैसी होनी चाहिए, लंबवत। अब देखो ये जो यहां पर हमें दूरी दिख रही है 2l, लेकिन ये जो दूरी की बात करेंगे तो तिर्यक दूरी है। कैसी दूरी है, तिर्यक की, लंबवत दूरी नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, और जो बिंदु बी से क्या है, मैं एक लंब खींचता हूं, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे इधर की तरफ से मैं एक इसके बी के समांतर एक रेखा खींच रहा हूं। मान लेते दोनों ये रेखाएं एक दूसरे कहां काट रही, बिंदु एम पर काट रही है। ये कोण तो हमें पता ही है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब यहां जो हम देखेंगे त्रिभुज बन जाएगा बी एम ए। क्या त्रिभुज बन जाएगा, बी एम ए। और इससे क्या है, हमें देखो दोनों बलों की दोनों बलों जो प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला है और माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला है, दोनों बलों के बीच की लंब दूरी क्या बन जाएगी तुम्हारी, बी एम। लंब दूरी क्या हो जाएगी, बी एम। तो इस बी एम का मान निकालते हैं हम त्रिभुज बी एम ए की सहायता से। तो देखते हैं त्रिभुज बी एम ए में, कौन सा वाले त्रिभुज में, त्रिभुज बी एम ए में, या इसे हम ऐसे कह सकते हैं समकोण त्रिभुज है तुम्हारा ये, समकोण त्रिभुज बी एम ए में। ये कोण है, कोण के सामने भुजा लंब होगी, और ये क्या रहेगा तुम्हारा समकोण, समकोण के सामने भुजा क्या रहेगी, कर्ण। तो मैं यहां पर बात करूं साइन थीटा, और आर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि बी एम बटे ए बी। और हमें चाहिए क्या, दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, यानी कि जो बी एम है। तो बी एम का मान निकालना है, तो बी एम बराबर कितना हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। अब ऐसी बात करें बी एम बराबर ए बी का कितना मान है, तिर्यक दूरी है जो 2l साइन थीटा। तो क्या मान हो गया इसका, बी एम बराबर 2l साइन थीटा। ठीक है, तो देखो देख लेते हैं टाउ का मान क्या हो जाएगा। टाउ बराबर एक बल दोनों में से किसी एक बल को ले रहे हैं, तो क्या दूरी हो जाएगी, क्यू ई गुणा दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की लंब दूरी क्या है हमारी, 2l साइन थीटा। तो ये लिख लेंगे 2l साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे देखो इसको मैं लिख सकता हूं, और q का 2l में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2ql इंटू ई साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। चूंकि हमें पता है द्विध्रुव या कहें वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, स्मॉल p बराबर 2ql। क्या हो जाएगा, स्मॉल p बराबर होता है 2ql। तो यहाँ 2ql क्या लिख सकते हैं हम, p। क्या लिख देंगे, p। तो देखो टाउ बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, टाउ बराबर हो जाएगा p e साइन थीटा। ये हो जाएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। और इसके मात्रा की बात करें तो देखो बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का क्या होता है, मीटर। तो बल युग्म के आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, ये हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, इसे हम सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। और ध्यान रखें बल युग्म का जो आघूर्ण है वो क्या है, एक सदिश राशि है। बल युग्म का आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर, ध्यान रखना है। तथा विमीय सूत्र ML2 T-K2 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम। उसके बाद अब इसको हम सदिश रूप में लिख लेते हैं। बल युग्म का जो आघूर्ण है उसे क्या लिख लेते हैं हम, सदिश रूप में। सदिश रूप में क्या है, सदिश राशियों को उनके ऊपर तीर का चिन्ह लगा के लिखते हैं। तो क्या जाएगा तुम्हारा ये
टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये हो जाएगा। ठीक है, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अब ये समझे ये साइन थीटा कहाँ चला गया। तो देखो ध्यान रखना है, जब हम दो सदिश राशियों का, जैसे इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ बता देता हूँ मैंने क्यों लिखा है ये ऐसे। ऐसे मान लेते हैं, माना हमारे पास दो सदिश हैं, एक तो वेक्टर A है और एक है वेक्टर B। दोनों एक दूसरे से थीटा कोण पर कार्यरत हैं, दोनों ही क्या एक दूसरे से थीटा कोण पर कार्यरत हैं। जब बात होगी इनके सदिश गुणनफल की, तो इनका सदिश गुणनफल होता है, लिख लेता हूं मैं तुम्हें, सदिश गुणनफल। तो सदिश गुणनफल होता है इनका वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। ध्यान रखना सदिश गुणनफल को जो हम लिखेंगे तो क्रॉस का चिन्ह होगा इनके बीच में। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर होता है A B साइन थीटा। तो देखो यहाँ A B साइन थीटा है, P E साइन थीटा है। अब दोनों एक सदिश A है और यहाँ सदिश क्या है B है, एक सदिश P है और एक सदिश क्या है E है। जब इनको सदिश रूप में लिखना होगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B लिखा गया तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ये इस वजह से ऐसा सदिश रूप हुआ है। अगर वहीं हमें अदिश गुणनफल जानना हो दो सदिशों के बीच का, देखो अदिश गुणनफल ये होता है, अदिश गुणनफल ये होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B। ध्यान रखेंगे अदिश गुणनफल को हम डॉट से लिखते हैं, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर हो जाएगा A B साइन थीटा। क्या जाएगा, बराबर रहेगा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, थोड़ा जो मिस हुआ है वो सही कर लेंगे। वेक्टर डॉट वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। अब आप लोग ये सारा उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो हमने वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण जान लिया, उसकी क्या है कुछ विशेष स्थितियां हैं उसको और जान लेते हैं। ये हमने सूत्र पढ़ ही लिया है, टाउ आर क्या होता है P E साइन थीटा मात्रक न्यूटन इनटू मीटर। अब इसकी देखो स्थितियां हैं, पहली स्थिति है यानी कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है यहाँ हम देख रहे हैं ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक समांतर रेखाओं की तरह प्रदर्शित की गई है और यहाँ वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या रखा है, थीटा कोण पर रखा गया है। अब इसकी कुछ स्थितियां हैं जो हमें कोण ज्ञात होते हैं उनके हिसाब से पता लगाते हैं। तो देखो है क्या, अब ये वैद्युत द्विध्रुव कुछ कोण बनाते ना रखा होकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर स्थित है। कैसे स्थित है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर स्थित है और यह क्षेत्र की दिशा में ही रखा है, क्षेत्र की दिशा में ही रखा है। यानी कि पहली स्थिति है यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा कैसा है, समांतर है और क्षेत्र की दिशा में रखा है, अर्थात तब क्या होगा, क्या लिखें, तब थीटा बराबर 0। तब थीटा बराबर क्या रहेगा तुम्हारा, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव और क्षेत्र की दिशा के जो बीच कोण है जब एक ही दिशा में स्थित है तो इनके बीच कोण क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो थीटा बराबर हो गया 0। तो फिर वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा, देखो देखते हैं यहाँ पर, टाउ बराबर हो जाएगा P E, टाउ बराबर P E साइन थीटा कोण कितना लिखना है हमें, 0। क्या जाएगा, टाउ बराबर P E साइन 0। तो साइन 0 का कितना मान होता है, 0 होता है। तो फिर ये पूरा मान क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान क्या होता है, 0। फिर टाउ बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 0। यानी कि इस स्थिति में क्या है, वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। जब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा होगा। इस स्थिति में द्विध्रुव पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, क्योंकि यहां हम देख रहे हैं बल युग्म के आघूर्ण का मान क्या आ रहा है तुम्हारा, 0। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरी स्थिति है, यदि अब वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर ना होकर या की दिशा में ना होकर कैसे रखा हुआ है, लंबवत रखा हुआ है, दिशा ऐसे करके और वैद्युत द्विध्रुव ये रखा हुआ है। तो उस स्थिति में क्या है, यानी वैद्युत द्विध्रुव यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा कैसा है, लंबवत स्थित है, तब थीटा आर क्या रहेगा तुम्हारा 90 अंश। थीटा आर क्या रहेगा तुम्हारा 90 अंश होगा। और हमें पता है साइन के पदों में जो अधिकतम मान वाला पद है वो साइन 90 ही होता है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1, जो कि साइन के अनुपातों में क्या सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकतम। तो उस स्थिति में लिख सकते हैं हम टाउ मैक्सिमम, क्योंकि हमें पता है थीटा बराबर 90 अंश और साइन के पदों में साइन 90 का जो मान है वो सबसे क्या है, अधिकतम होता है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा टाउ मैक्सिमम बराबर हो जाएगा P E साइन 90 और साइन 90 का कितना मान होता है, 1।
तो क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम बराबर हो जाएगा पीई। इस स्थिति में क्या है, द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण क्या है, अधिकतम होगा। कैसा रहेगा, अधिकतम होगा। तो यहां लिख लेंगे हम, इस स्थिति में द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण अधिकतम होगा। कैसा रहेगा, अधिकतम होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। इससे अगर कोई पूछता है पी का मान क्या, तो देखो इस सूत्र के हिसाब से हम ये भी लिख सकते हैं। यही से अगर हम देखें तो ये हो जाता है द्विध्रुव का आघूर्ण बराबर टाउ मैक्सिमम बट्टे ई, ये भी सूत्र बन जाता है। ठीक है, ये देख लेंगे। अब तीसरी स्थिति क्या है, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के समांतर है। पहले भी समांतर था लेकिन दिशा में ही था। अब क्या है, यहाँ क्षेत्र की दिशा क्या था, समांतर, परंतु कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में। कैसी दिशा में, विपरीत दिशा में रखा है। तब उस स्थिति में क्या है, थीटा आर कितना रहेगा तुम्हारा 180 अंश। कोण कितना रहेगा तुम्हारा 180 अंश रहेगा। तो देखो मान कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 180 अंश। ठीक है, अर्थात तो यहां मान लिख लेंगे हम, टाउ बराबर हो जाएगा पीई साइन। और कोण कितना तुम्हारा 180 अंश। बात करें साइन के पदों में 180 अंश के मान की, तो 180 अंश साइन 180 अंश का मान कितना होता है, 0। तो इस स्थिति में भी जो बल युग्म का आघूर्ण है टाउ बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 0। यानी कि जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के समांतर परंतु विपरीत दिशा में है, तो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण कितना आएगा तुम्हारा 0। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये जो लिखा हुआ है इस स्थिति में क्या है, बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, देखो ध्यान करें, जो इकाई फर्स्ट है स्थिर वैद्युत की, स्थिर मैंने शुरुआत में बताया था, इसे मैं तुम्हें 4 चैप्टरों के रूप में पढ़ाऊंगा। ठीक है, जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है, जो पहला वाला जो चैप्टर था, पहला चैप्टर क्या था, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, या फिर ऐसे देखो, ऐसे भी तुम्हें कहीं कहीं किताबों में क्या ये भी लिखा मिलेगा, वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। ठीक है, ये था। तो ये क्या है, स्थिर वैद्युतिकी में जो मैंने तो बताया था 4 चैप्टरों के रूप में पढ़ेंगे हम। तो उसका क्या है, पहला चैप्टर हो गया है, पहला चैप्टर क्या है, हो गया है। और दूसरा जो इसके बाद देखेंगे हम वो होगा गॉस वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। दूसरा क्या रहेगा, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इस चैप्टर के बाद इसको जानेंगे हम, वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय क्या है उसको जानेंगे। तो देखो ये क्या है हमारा पहला ही, और इसके बाद तीसरा चैप्टर है वैद्युत विभव या फिर विभवांतर क्या है। ठीक, उसके बाद होगा तुम्हारा धारिता, ठीक है, तथा संधारित्र। धारिता तथा क्या रहेगा, संधारित्र। तो चारों चैप्टर को पढ़ेंगे एक एक करके हम। पहला चैप्टर हमारा क्या हो गया है, दूसरा चैप्टर रहेगा वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। अब इस चैप्टर को खत्म होने से, यानी ये चैप्टर हमारा क्या खत्म हो गया है, तो मैं कुछ तुम्हें सवाल करा देता हूँ। पहले थोड़े आसान सवाल देखेंगे, उसके बाद थोड़े कठिन सवाल भी देखेंगे। ठीक है, तो सारे सवाल ज्यादातर जो पेपर में आए हुए होंगे उनको कराएंगे तुम्हें। तो अभी इसको उतार लें, अभी थोड़ी देर में सवाल करा रहे हैं। ठीक है, तो देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं अभी। जैसे कहा था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में ध्यान रखना है, सबसे पहले जो सवाल दे रखा होगा उसको पढ़ेंगे ध्यान से। उसके बाद सवाल में जो चीजें दे रखी होंगी उनको नोट करेंगे, और जो क्वेश्चन पूछ रहा होगा वो देखेंगे। उसी के हिसाब से हम क्या फिर सूत्र देखेंगे जो हमने पढ़े होंगे चैप्टर में या हमने पहले पढ़े होंगे, उन्हीं के हिसाब से क्या सवालों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं सवालों को। सबसे पहले सवाल लिख रखा है तुम्हारे यहाँ पर है 12.5 × 10⁸ इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करनी है हमें। ठीक है, तो सवाल में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है। तो सबसे पहले इसी को नोट कर लेते हैं हम। क्या दे रखा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया हुआ था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिखते हैं हम स्मॉल एन से। तो पहला वाला पार्ट होगा
देख सकते हैं पहले वाले पार्ट में जो आवेश की उत्पत्ति का कारण है वहां मैंने तुम्हें सूत्र पढ़ाया हुआ है Q बराबर n E, ठीक है। तो वहां n क्या थी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो उसी के साथ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या n कितना दे रखा है, n का मान 12.5 गुणा 10⁻18, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हमें निकालना क्या है, आवेश की गणना करनी है। क्या निकालना है हमें, आवेश। तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है, अभी जब हम सवाल करेंगे तो सबसे पहले जो चीजें दे रखी होंगी वो लिख लेंगे, उसके बाद जो हमें निकालना होगा वो लिख लेंगे। आवेश Q बराबर क्या रहेगा तुम्हारा, क्वेश्चन, ठीक है। तो एक सूत्र पढ़ा है हमने, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है और आवेश की गणना करनी है। पहला ही सूत्र है इस चैप्टर का, Q बराबर Ne, यानी कि आवेश का जो मान है, आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा के मूल आवेश। तो सूत्र क्या हो जाएगा तुम्हारा, Q बराबर यहां पर हम लिखे आवेश, Q बराबर क्या होता है Ne, Q बराबर क्या रहेगा Ne, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E होता है मूल आवेश जिसका मान है 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम। तो देखो लिख लेते हैं मान, N का मान कितना है 12.5 गुणा 10⁻18, ठीक है, हो जाएगा, गुणा स्मॉल e क्या है मूल आवेश, और मूल आवेश का कितना मान है 1.6 गुणा 10⁻19, ठीक है, गुणा कर लेते हैं। 1.6 का 12.5 में करेंगे, 10⁻18 का 10⁻−19 में, तो देखो क्या आएगा, 16 का करते हैं 5 में, 16 5 80, हासिल कितने हो जाएंगी 8, 16 दूनी 32 और 8 कितने हो जाएंगे 40, हासिल 4 हो जाएगी, 16 एकम 16, यहाँ 16 और 4 कितने होंगे 20, कितने हो जाएंगे 20, ठीक है। यहाँ एक अंक बाद और एक अंक बाद, दो अंक का दशमलव हो जाएगा तुम्हारा, 2 अंक का दशमलव हो जाएगा, गुणा 10⁻, ये 18 प्लस के और माइनस के 19 है, तो कितने हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ पर ये -1, कितने हो जाएंगे -1, और दशमलव एक अंक इधर की तरफ लाएंगे तो यहाँ प्लस की 1 घात बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये टोटल, इसको करें देखो 2.0, यानी दशमलव को मैं एक अंक इधर की तरफ और ला रहा हूँ, क्या होगा 10⁻−1 प्लस के 1। ध्यान रखो, पता होना चाहिए जब सवालों को हल कर रहे हैं, दशमलव को अगर हम बाईं तरफ लाते हैं तो 10 की जो घात है प्लस का 1 बढ़ जाती है, और दाईं तरफ ले जाएंगे दशमलव को 10 की घात होंगी वो क्या माइनस की बढ़ जाएंगी, तो 10 की घात कितनी जाएंगी 0, और किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका कितना मान होता है 1, कितना मान रहेगा 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 गुणा के 1 बराबर कितना जाएगा 2 कूलम, यानी कि 12.5 गुणा 10⁻, इलेक्ट्रॉनों में आवेश कितना होगा तुम्हारा 2 कूलम, ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 कूलम आवेश में क्या निकालनी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पहले क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी थी, हमने क्या किसकी गणना की है, आवेश की। अब दूसरे सवाल में क्या है, यहाँ आवेश दे रखा है 1 कूलम है और हमें निकालना क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो फिर से वही सवाल में जो दे रखा होगा पहले हम वो नोट करेंगे, उसके बाद सवाल में जो निकालना होगा उसको नोट करेंगे, ठीक है। तो देखो आवेश Q बराबर दे रखा है 1 कूलम, क्या दे रखा है Q बराबर 1 कूलम, ठीक है, ये हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या है तुम्हारा क्वेश्चन, सूत्र वही है हमारा, अभी हमने जाना है सूत्र Q बराबर Ne से। इससे क्या हमें n का मान निकालना, देखो n के बताओ सूत्र क्या हो जाएगा तुम्हारा Q/E, क्या जाएगा n बराबर Q/E, E क्या है मूल आवेश है, Q का मान दे रखा है, Q का कितना मान है 1/E का मान 1.6 गुणा 10⁻−19, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखें यहाँ से अगर हम नीचे से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ क्या बढ़ जाएगी 0, ठीक है, ये हो जाएगा। 10⁻- को नीचे ऊपर जाके कितने हो जाएंगे तुम्हारे प्लस के हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा 10 गुणा 10⁻19/16, और यहाँ से क्या 1 0 ले लेते तो कितने जाएंगे तुम्हारे 100 हो जाएंगे, तो n बराबर कितना जाएगा 100 गुणा के 10⁻18/16, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 16 का क्या ऐसा भाग कर लेंगे, 16 का जब 100 भाग करेंगे तो कितना आएगा 16 छिक्के 96, और फिर बचेंगे तुम्हारे 4, 16 दूनी 32, बचेंगे 8, 16 5 80, 6.25 गुणा 10⁻18, यानी कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तुम्हारे 6.25 गुणा 10⁻18, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, ये तुम्हें खुद से करना है और इसका जो आंसर है कमेंट करके बताना है, अगर नहीं आ रहा है तो भी बताएं तो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तो क्या है
सवाल क्या है, क्या किसी कण पर 1.6 गुणा 10⁻⁻20 कूलाम आवेश हो सकता है, ये बताना है तुम्हें, ठीक है। ऐसे इसके साथ दूसरा क्वेश्चन है, फिर ऐसे ये बताना है कि 2.4 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम आवेश भी हो सकता है किसी कण पर, और तीसरा है क्या किसी कण पर 16 कूलाम आवेश हो सकता है। ये तुम्हें गणना करके बताना है कि ये मान हो सकते हैं या नहीं, यानी कि किसी कण पर 1.6 गुणा 10⁻⁻20 कूलाम आवेश हो सकता है, क्या किसी कण पर 2.4 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम आवेश हो सकता है, क्या किसी कण पर 16 कूलाम आवेश हो सकता है। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे, नहीं आ रहा है तो भी बताएंगे, तुम्हें अगले दिन तुम्हें क्या है बता दूंगा, ठीक है। तो लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे तुम्हारे दोस्त सभी क्या है सहायता ले सकें, ठीक है। धन्यवाद।